नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती के खिलाफ एक और मामला सामने आ गया है और संभावित मामले, घोटाले या जो भी कहें, उसके बाद में एक बार फिर एक चुनाव के लिए कम से कम बहन मायावती की जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग की पावर है वो कम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सामने उनको बहुत सारी जगहों पर झुकना पड़ेगा और ये तय मानकर चला जा रहा है कि इस खुलासे के बाद भी बहन जी के भाई को या बहन जी को कोई ईडी, वीडी, सीबीआई, वीआई का सामना करना पड़ेगा। इसकी संभावनाएं कम हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इसी मसले पर हम बात करने वाले हैं और इस मसले पर हम समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरह के आरोप हैं और रिकॉर्ड क्या है पीछे का, मायावती जी का पॉलिटिकल रिकॉर्ड और घोटालों के आरोप का रिकॉर्ड। मैं भी आया। को सीधे सीधे सरल सरल पढ़ के बता देता हूं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल में उनके भाई और भाभी को गलत तरीके से 46% की छूट दी गई फ्लैट खरीदने में। फ्लैट खरीदा गया, उस पर 46% की छूट दी गई। आपको लगेगा डिस्काउंट ही तो दिया है। आगे पढ़िए। एक फ्लैट नहीं था सर, 261 फ्लैट थे और इन 261 फ्लैट जो आवंटित किए गए थे इनमें 46% की छूट दी गई। इंडियन एक्सप्रेस के आधिकारिक रिकॉर्ड की पड़ताल ने इसका खुलासा किया। ये इन्वेस्टिगेशन इंडियन एक्सप्रेस का, और रिपोर्ट के मुताबिक लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उससे ये फ्लैट खरीदे गए थे और अंडर वैल्यूएशन और धोखाधड़ी के तहत मायावती के भाई आनंद और उनकी भाभी को ये फ्लैट बेचे गए। 12 वर्षों की घटनाओं में ये सारा का सारा घोटाला जो है ये बहन जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में हुआ था। वही बहन जी का काल जिसके बारे में लोग कहते हैं कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत स्ट्रांग होती थी। उनकी भाभी और बहन जी, उन दोनों के खिलाफ 2023 में जो फॉरेंसिक ऑडिट हुई है, दस्तावेजों की जांच हुई है, यानी अब देखिए बीजेपी ने फिर से, बीजेपी कहें सरकार में है, फिर से कुल मिला के उनके दस्तावेज उस समय के मुख्यमंत्री काल के भाई और भाभी वाले मामले में फॉरेंसिक ऑडिट करके निकाल लिए गए हैं। यानी 2007 का मामला, 2010 में आनंद कुमार और विचित्रलता, उनके भैया और भाभी ने ये 261 फ्लैट खरीदे थे 2350 रुपये स्क्वायर फीट के रेट पे। इन फ्लैटों का मामला अब सामने आया है। 2 लाख स्क्वायर फीट जगह थी। आप अंदाज़ा लगाइए, 261, बहुत सारे अधिकांश गांव और अधिकांश मोहल्लों में 261 मकान नहीं होते हैं भारत में। आनंद कुमार और उनकी जो पत्नी है विचित्रलता, उन्होंने करीब 46 करोड़ रुपए दिए थे केवल, और उस धन के बदले में उनको 261 फ्लैट मिले थे। और ये जो है, इसमें बहुत सारी ज़मीन इस कंपनी को सरकार की तरफ से डेवलप करने के लिए दी गई थी। उसने उस पर फ्लैट बनाए, बहुत सारे फ्लैट बेचे और बहुत सारे फ्लैट जो है उसने आगे कर दिए। और उसने ये जो कंस्ट्रक्शन एलोवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी से कराया गया, ये डिटेल बहुत सारी दूसरी है। अब ये फ्लैट तो उन्होंने सस्ते में ख़रीद लिए। अब क्या हुआ? अब आप कहेंगे भाई आप कह रहे हो 40% डिस्काउंट मिला तो, लेकिन अब आंखें खुल रही हैं, बातें सामने आ रही हैं। हो ये रहा है कि ये लॉजिक्स इंफ्राटेक लिमिटेड है, ये कंपनी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्डर क्या कर रहे हैं आजकल, कंपनी बनाते हैं और सारा लोगों का बुकिंग करके पैसा अपने पास रखते हैं और उसके बाद दिवालिया घोषित कर देते हैं और उनका ही अपना कोई सगा वगा आदमी उस बिल्डिंग को ख़रीद लेता है। और नहीं तो कोई बात नहीं, हेयर कट का ज़माना है, बढ़िया हेयर कट लेते हैं लोग, विदेशों में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से पैसा भारत से हवाला के लिए जरिए बाहर जाता है। बाहर अलग अलग ऑफशोर कंपनियों में पैसा लग जाता है, पर उसी कंपनियों से बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाता है, जिसको भारत सरकार कहती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, FIIs आई हैं अगर वो शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी में तो ये सारी चीज़ें जो है सामने आती है। लेकिन क्या हुआ कि इस कंपनी ने कर दिया खुद को दिवालिया घोषित। जब उसने दिवालिया घोषित कर दिया तो इन दोनों लोगों ने इस कंपनी के ऊपर मुकदमा किया कि भाई साहब
हमारा इस पे पैसा निकल रहा है। किन्होंने? भैया और भाभी ने। अब लॉजिक स्ट्रक्चर से जब पैसे मांगे तो जो मामला निकल के आया वो ये निकल के आया कि इन्होंने जो 2300 रुपये रेट पे जो फ्लैट ख़रीदा था उसको ये 2016-17 में, मतलब उसी समय में 4350 रुपये के रेट पे बेच भी चुके थे। अब ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि भैया जब इन्होंने इतने महंगे फ्लैट उस वक्त बेच लिए, सस्ते लेके, अब ये काय का क्लेम है, लेकिन जो भी है, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट 2016 की धारा 45 के तहत जो लेन देन हुआ है सही वैल्यूएशन उसमें नहीं किया गया है। इसमें लेन देन के ऊपर सवाल उठाए गए हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर अब इनके खिलाफ शिकंजा कसता चला जा रहा है। अगर आप थोड़ा अकाउंट समझते हैं तो बताऊं कि 28 करोड़ 24 लाख रुपए का जो भुगतान था उसको गलत हेड में दिखा दिया गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण इन पर सवाल उठ गए इसमें। और बाकी हैं तकनीकी चीज़ें, तकनीकी चीज़ों में जाने में इंसान उलझ जाता है, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुल मिला के इंडियन एक्सप्रेस ने जो खुलासा किया है वो ये बता रहा है। निचोड़ निकालें अगर 4-5 बिंदुओं में, तो पहला ये कि इन्होंने सस्ते दाम पे वहाँ से फ्लैट लिए। दूसरा ये कि जो सस्ते दाम पे फ्लैट इतने सारे ख़रीद लिए। आनंद कुमार जो इनके भाई हैं वो बहुत अमीर आदमी नहीं थे शुरू से। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो वो सरकारी नौकरी करते थे, एक मामूली से सरकारी मुलाजिम थे, और उस सरकारी मुलाजिम ने मायावती के मुख्यमंत्री बनते ही रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया और उस कारोबार में इतने इतने मुनाफे हुए कि सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्तियां यहाँ से वहाँ वो करने लगे। नोटबंदी के दौरान उन्होंने काफ़ी पैसा बैंकों में जमा कराया था, इसको लेकर भी विवाद हुआ था। 1994 में नोएडा अथॉरिटी में क्लर्क की नौकरी करते थे। 6 साल नौकरी करने के बाद सरकारी नौकरी छोड़ दी, अपना कारोबार करने लग गए। 2007 में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। आनंद उसके बाद पहली बार लाइमलाइट में आए और धड़ाधड़ एक के बाद एक कंपनियां उनकी खुलती चली गईं। सीएम बनते ही उनकी किस्मत चमक गई। 2013 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक पड़ताल की थी जिसमें आनंद कुमार की करीब 50 कंपनियां थी, जिसमें से एक कंपनी द होटल लाइब्रेरी एंड क्लब प्राइवेट लिमिटेड ऐसी थी जो मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती के 2007 से पहले की थी। बाकी कंपनियां उसके बाद बनी। इसकी नेटवर्थ 750 करोड़ रुपए हो चुकी थी। कंपनी का जो हेडक्वार्टर वो मसूरी में होता था और ये कंपनी होटल शिल्टन जो है वहाँ पे उसका संचालन करती है। अंतिम सूचना के अनुसार मायावती के भाई नोएडा अथॉरिटी में क्लर्क होते थे। ये उनकी कंपनी का हाल है। इंडियन एक्सप्रेस ने जो सरकारी दस्तावेजों के हवाले से खुलासा किया था उसके हिसाब से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में उनकी तमाम रियल एस्टेट फंड हैं और उनमें जेपी, यूनिटेक, डीएलएफ जैसे बड़े बड़े बिल्डरों के साथ उनकी पार्टनरशिप थी। 18,000% तक उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाई थी मुख्यमंत्री रहते हुए। 2007 से 14 के बीच में 7 सालों में आनंद कुमार की प्रॉपर्टी में 18,000% का इजाफा हुआ था। 2007 में उनकी संपत्ति 7 करोड़ कुल होती थी, जो 2014 आते आते 1300 करोड़ रुपए की हो गई थी। इसी के साथ उनका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी पत्नी और दूसरे लोगों की भी संपत्ति एक बार अटैच कर दी थी, क्योंकि कुछ शेल कंपनियों के ज़रिए पैसा लगाने का मामला उनके सामने। देखिए वही वाली बात, शेल कंपनियों का मसला। शेल कंपनियां कैसे पैसा लगाती हैं? जिन कंपनियों के डायरेक्टर था उन कंपनियों में विदेशी कंपनियों ने पैसा लगाया। शेल कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो विदेशों से भारत के अंदर अलग अलग कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करती हैं और कंपनियां कोई काम नहीं करती, कोई काम धंधा नहीं करती, वो सिर्फ आके वहीं से किसी का एक पैसा लेके और किसी कंपनी में लगा दिया, इतने भर के लिए होती हैं। ऐसे समझ लीजिए कि वहाँ किसी आदमी ने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी में उसने कहीं से पैसे दिखाए अपने अकाउंट में। ये टैक्स हेवन कंट्रीज है, वहाँ कैसा भी पैसा दिखाओ कॉर्पोरेट टैक्स लगता नहीं, तो टैक्स से बच गया। और फिर वो पैसा, मान लीजिए कि मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, मायावती जी को किसी बिल्डर से 500 करोड़ की रिश्वत लेनी है, तो मायावती ये कहेंगी 500 करोड़ रुपए की भैया उस कंपनी के, उस शेल कंपनी के शेयर खरीद लो 500 करोड़ में। 500 करोड़ में उस शेल कंपनी के वो जो आदमी इनको रिश्वत देना चाहता है वो खरीद लेगा शेयर और वो कंपनी 500 करोड़ की मालिक हो जाएगी। वो 500 करोड़ बाद में, उदाहरण दे रहा हूँ, मायावती जी के, फर्ज कीजिए
मायावती जी के भाई की कंपनी में लगा देगा और वो 500 करोड़ रुपए के मालिक मायावती जी के भाई साहब हो जाएंगे और उनकी कंपनी बड़ी हो जाएगी। तो इनकी कंपनी में बहुत सारे शैल कंपनियों को पैसा लगा था। 2019 आता है, मोदी जी की सरकार आ चुकी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके बहुत सारे अकाउंट फ्रीज करता है और उनके करीब 400 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी जाती है और 7 एकड़ का कमर्शियल प्लॉट आईटी डिपार्टमेंट में सीज कर दिया। इसी तरह 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब आनंद कुमार की कंपनी के खाते में 1,43 लाख रुपए जमा किए गए थे, जिसकी जांच की जा रही थी। ये वही आनंद कुमार है जिनका ये ज़मीन वाला घोटाला आया है। अब आप टाइमिंग समझिए, जब जब मायावती के खिलाफ सीबीआई की जांच होती है, ईडी की जांच होती है, उनका राजनीतिक रुझान बदल जाता है। मैंने आपको बताया कि 2019 में उनके खिलाफ तगड़ा मामला हुआ। 2022 के चुनाव में मायावती चुनाव तो लड़ी, लेकिन ना तो प्रचार करने गई, ना बड़े बड़े आयोजन हुए, ना रैलियां हुई, एकदम। और मीडिया लगातार अनुमान लगाता रहा पैसे नहीं है पार्टी के पास, बाद में प्रचार करेगी, ये करेगी, वो करेगी, और अंत तक नहीं हुआ। मायावती के ऊपर भी तगड़ा मामला चल चुका है, आय से अधिक संपत्ति का। लंबे समय तक मामला चला, सीबीआई के पास मामला गया। सीबीआई के उस समय के जो डायरेक्टर थे, उन डायरेक्टर साहब ने आरोप लगाया कि बहन जी जो हैं उनके पास आय से अधिक संपत्ति उनके खातों में मिली थी, लेकिन सीबीआई के ऊपर दबाव था, इसलिए बहन जी को छोड़ देना पड़ा। बहन जी को उस समय क्लीन चिट मिल गई थी। आप लगातार देखते जाइए, अलग अलग चुनावों में उनके बयानात देखिए। जब संसद का उद्घाटन हुआ, पूरी दुनिया विरोध कर रही थी और बहन जी मनुवाद के खिलाफ हैं। सेंगोल की स्थापना हुई, धोती पहन के प्रधानमंत्री साष्टांग कर रहे थे, पंडित जी लोग पूजा करा रही थी और उस आयोजन का बहन मायावती ने समर्थन किया। शामिल होने से इनकार कर दिया था आयोजन में, ताकि कोई बाद में ये ना कह सके कि लेकिन हाँ बनना चाहिए, ऐसा समर्थन उन्होंने किया। तो अलग अलग समय पे इनकी भूमिकाएं सामने आती हैं। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, रातों रात तक लगातार कांग्रेस के साथ गठबंधन तय हो गया। ये बयान किसी और का नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री का है। और गठबंधन तय होने के बाद में सारी बातचीत होती रही, रातों रात बैठक हुई। अगले दिन पता चलता है कि मायावती अजित जोगी की पार्टी के साथ करार करती हैं और इस करार के बाद मायावती के खुद की वोट परसेंटेज कम हो गई थी। लेकिन क्या करें, जेल जाएं या पार्टी हरवाएं, दो विकल्प हैं। इधर गिरो तो कुआ, उधर गिरो तो खाई। पार्टी वार्टी तो देखी जाएगी, लेकिन अगर जेल चले गए, संपत्ति जब्त हो गई तो क्या होगा। अगर ऐसा विचार मेरे सामने आए तो मुझे भी कभी लगेगा कि मैं भी यही करूं। तो ये अनुमान है, सब एनालिसिस है, हम वहाँ पे थे नहीं, हम आंखों से देख नहीं रहे थे। लेकिन भूपेश बघेल ने आरोप लगाया था कि भाई एक दिन पहले तक हमारा तय हो गया था कि गठबंधन होना था। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को बीजेपी का एजेंट बताती हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन्होंने समझौता नहीं किया जब विधानसभा चुनाव थे। इसके पीछे भी उस वक्त यही वजह बताई गई थी कि मायावती ज़बरदस्त दबाव में है। मीडिया में खबरें छपी थी, आरोप भी लगे थे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में जब मायावती ने प्रचार नहीं किया तो प्रियंका गांधी ने बयान दिया कि भैया मायावती लगता है दबाव में है जो वो प्रचार नहीं कर रही हैं। तो राजस्थान में बाकायदा एक विधायक इनके बीएसपी से चले गए थे कांग्रेस में, उन्होंने भी आरोप लगाया कि मायावती दबाव में बीजेपी के आत्मघाती कदम उठा रही हैं और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो ये आरोप लगातार मायावती पे लगते रहे हैं। और अब जब ये नया केस आया है तो बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी मांग रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है ना, और जो लीक हुई है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसको इन्वेस्टिगेशन बताया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्लान कराई है। इस खबर के आने के बाद दोबारा से फाइलें खुलनी शुरू हो जाएंगी मायावती के भाई के बाद। उसके बाद में मायावती को वही करना पड़ेगा जो कि उन्हें अपने अस्तित्व के लिए मुफीद लगता है, ऐसा मानकर ये कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के करने के बाद जब 2024 का चुनाव आएगा तो मायावती फिर से वही करेंगी जो बीजेपी के लाभ का हो। उत्तर प्रदेश में आपको 2 दिन पहले एनालिसिस में बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे अहम राज्य है। यूपी बचाना बीजेपी का सबसे बड़ा मकसद है,
क्योंकि यूपी अगर दरकती है तो सब तरफ से तो बीजेपी दरक ही रही है, केवल यूपी ही बीजेपी के पास बचा हुआ है। अगर मायावती, अखिलेश और कांग्रेस मिलके अच्छे तरीके से गठबंधन बनाएं तो यूपी में बीजेपी को उखाड़ना आसान है। लेकिन इतना करने के लिए आपको उस ईडी सीबीआई के डर से निकलना पड़ेगा, जो मायावती के लिए संभव दिखाई नहीं देता है, उनके पुराने इतिहास को देखते हुए संभव दिखाई नहीं देता है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले ये मामला खोला गया है। सीधे फ़ोन करके बताने से अच्छा अखबारों में मामला उठे, खुद ही मायावती पहुंच जाएं कि साहब हमने हमेशा साथ दिया, बचा लीजिए, ये क्या भाई का निकाल दिया मामला। तो कहेंगे कोई बात नहीं बहन जी, बैठ जाओ टेबल पे, हम बात कर लेते हैं, इतनी सीटें आप ले लो, इतनी सीटें हमको दे दो, इतने पैसे, वो कहेंगे इतने पैसे दो हमको, तब हम, क्योंकि हमको जो है संसाधन भी तो चाहिए, पैसे कोई नहीं लेता, संसाधन भी तो चाहिए प्रचार के लिए फला जिलों में। तो वो कह देंगे भाई हम तो संसाधन नहीं दे पाएंगे, देख लीजिए आपके खिलाफ तो एक तो हम केस है, हमारी कितनी बदनामी होगी, हम इस केस में आपको बचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो एक बार्गेन में मायावती को कंट्रोल में रखना आसान हो जाएगा। तो जो निचोड़ निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि ये जो नया हुआ निकला है मायावती के खिलाफ, ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। लेकिन ये एक कहानी है जो आपको बताती है कि किस तरह से हिंदुस्तान के राजनेता काम करते हैं। मैं आपको एक और किस्सा बता देता हूँ चलते चलते मायावती का। ताज हेरिटेज कॉरिडोर का मामला था, आगरा में ताजमहल के आसपास के सौंदर्यीकरण का मामला था, उसमें बहुत सारे वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे और आखिर में मायावती के खिलाफ डिसप्रपोर्शनेट इनकम, आय से अधिक संपत्ति का मामले की भी जांच सीबीआई ने की थी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।